वफाकी बजट 2020-21 पर मेरा और मेरी माशी टीम का रद्द अमल पेश खिदमत है। हमारे नज़दीक ये बजट कोरोना दोस्त बजट है। मईशत दुश्मन और अवाम दुश्मन बजट है। ऐसा महसूस होता है कि एक कोरोना के बाद दूसरे कोरोना को लोगों पर नाजिल किया जा रहा है। अपनी नाअहली और नालायकी को छुपाने के लिए कोरोना का सहारा तो लिया गया, लेकिन कोरोना ज़दा मईशत की बहाली के लिए कोई इक़दाम नहीं किया गया। ज़रूरत इस अमर की थी कि कोरोना के चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया जाए और बजट को मुकम्मल तौर पर ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनाया जाए, यानी कि तरक्याती अमल को बहाल करने का बजट दिया जाए। अफसोस सद अफसोस, बजट में ना ही गरीब के लिए कोई रिलीफ है और ना ही मुतवसत तबके के लिए। होना तो ये चाहिए था, और गुज़िश्ता 2-3 माह से जो सूरत हाल है उसमें सिर्फ आम तबका मुतासर नहीं हुआ, बल्कि जो ताजिर हजरात थे, कारोबारी तबका था और सैलरीड क्लास, तनख्वाहदार तबका भी बुरी तरह मुतासर हुआ। फिर सनती और पैदावारी अमल भी मुतासर हुआ। तो कोई ऐसा पैकेज होना चाहिए था कि जिससे आवाम को भी रिलीफ मिलता, जिससे तिजारत भी बहाल होती और पैदावारी अमल को भी बहाल करने का मौका मिलता। लेकिन जो सूरत हाल जो हम देख रहे हैं वो उसके बरक्स है। हमने ये तजवीज़ किया है कि कम से कम 2000 से 2400 अरब का पैकेज तिजारत बहाली पैकेज के तौर पर, तालीम के शोबे की बहाली की जानिब, और एसएमईज जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, घरेलू सनतें, कॉटेज इंडस्ट्री, उसे बहाल होना चाहिए। उसे बहाल किए बगैर मईशत की बहाली मुमकिन नहीं। अब सूरत हाल नाउ और नेवर की है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये साल बड़ा अहम है, बहुत क्रूशल है। ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क की बका और सलामती की फिक्र की जाए। 22 करोड़ अवाम को काम करने का मौका दिया जाए। अगर ये अपने पैरों पे खड़े हो गए तो पाकिस्तान की मईशत भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी और पाकिस्तान भी सर उठाकर चलने लगेगा। अब ये जो 2000 से 2400 अरब के पैकेज की हमने बात की, तो इसमें कारोबारी और जो तिजारती तबका है उसे तिजारत की बहाली का पैकेज मिलना चाहिए। फिर जो मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबका अपने बच्चों को आला बेहतर तालीम के लिए प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेजता है, तो उन्हें भी तो ये मौका मिलना चाहिए कि अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और वो फीस दे रहे हैं तो उनकी फीस में भी तो कोई रियायत होनी चाहिए। तो यहाँ तालीमी शोबे में भी कोई ज़रतलाफ़ी या
पैकेज देने की ज़रूरत है। तो ये एहसास प्रोग्राम को 200 अरब से आप बढ़ाइए। जो दिहाड़ीदार तबका है, जो गरीब तबका है, उसे 200 नहीं 400 अरब की रिलीफ दीजिए। इस साल आपने अगर 1200 अरब रखे तो अगले साल कुल इस पैकेज की जो एलोकेशन है उसको बढ़ा दीजिए और उसे मौका दें। अगर ये तिजारती सरगर्मियाँ, कारोबारी सरगर्मियाँ, छोटी घरेलू सनतें, पैदावारी अमल, ये सरगर्मियाँ बहाल नहीं होगी तो फिर मईशत बहाल नहीं होगी, और मईशत बहाल नहीं होगी तो फिर ये समझ लें कि आपने कोरोना के आगे हथियार डाल दिए। और ये मईशत तो कोरोना से पहले ही, महंगाई, बेरोजगारी की जो सूरत हाल थी, जो गुज़िश्ता 2 सालों की पॉलिसियां हैं, उसका भुगतान तो अवाम वैसे ही भुगत रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक बड़े रिलीफ पैकेज के साथ जो मुख्तलिफ शोबों में जाएगा, हमें बिजली, तेल और गैस की कीमतों को भी कम करना है। सेल्स टैक्स की शरह को 17% से कम करके 9% करना है। ये जुआ खेलना होगा, ये रिस्क लेना होगा, ये मुल्क की बका का सवाल है। और ये जो पेट्रोलियम लेवी है, जब पीटीआई ऑपोजिशन में होती थी तो सारे एमएनएस उनके ये कहते थे कि ये गुंडा टैक्स है, हम सब ये कहते थे। और आज उसी गुंडा टैक्स पर आपका भी गुजारा है, आपने उसके साथ कंप्रोमाइज किया हुआ है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, इस डबल स्टैंडर्ड को ख़त्म करना होगा। दुनिया में तेल की कीमतें नुमायां तौर पर अगर कम हुई है तो आपको भी, अवाम को इसका पूरा फ़ायदा और सहूलत लोगों तक पहुंचानी होगी, अवाम को ये सहूलत देनी होगी। आपने कुछ कमी, आपने कुछ रिलीफ दिया तेल की कीमतों में, लेकिन अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो किरायों में इजाफा, दुनिया की हर शय महंगी हो जाती है। और आज अगर तेल की कीमतों में आपने अगर थोड़ा सा कौम के सर पे से ये सदका वारा भी है तो उसका, तो तेल की कीमतें तो थोड़ी कम हुई, लेकिन न किरायों में कमी हुई है, न आटा, दाल, चावल, चीनी और आलू, कोई कपड़ा, कोई ऐसी अशिया नहीं, कोई ऐसी शय नहीं है जिसकी कीमत कम हुई हो। तो आपकी अपनी मैनेजमेंट कहाँ है, अमलदारी कहाँ है? सिर्फ बजट आदाद व शुमार का नाम नहीं है, सिर्फ किसी माशी पॉलिसी देना, तो उसकी मैनेजमेंट भी तो है ना कहीं पर। तो मैनेजमेंट कहाँ पर है? मैनेजमेंट है ही नहीं। अमलदारी कहाँ है? अमलदारी है ही नहीं। आपने कहा था कि हम बिजली के बिलों को कम करेंगे, रिलीफ देंगे, 200 यूनिट से जो कम इस्तेमाल करते हैं उनको 50% उनके बिल होंगे, लेकिन उनके पूरे बुरे बिल आ रहे हैं। ना देने पर उन्हें सरचार्ज भी उन्हें देना पड़ रहा। इसी तरह जो 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी कोई रिलीफ नहीं, उनके लिए 50% रिलीफ का ऐलान था, वो भी नहीं। तो इसका मतलब है हुकूमत की अपनी रेट और अपनी अमलदारी भी कहीं पर नहीं है। तो फिर ये जो हुकूमत बजट दे रही है या जिस माशी पॉलिसी का ऐलान कर रही है, लोग इस पर कैसे यकीन करेंगे और इसकी मैनेजमेंट कहाँ से आएगी? तो तेल की कीमतों का फ़ायदा आम आदमी को पहुँचना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, रोज़गार के मौके मिलने चाहिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होना चाहिए, काम की लागत, कारोबार की लागत, तिजारत की लागत, सरमायाकारी की लागत, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए। ये उसी वक्त होगी जब तेल की कीमतों में जो दुनिया में कमी हुई है वो हम कमी लोगों को, वो लोगों तक पास करें, वो रिलीफ लोगों तक दे। सेल्स टैक्स को कम करें, पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म करें, और ये जो तेल की मसनूई किल्लत है वहाँ आपकी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। पेट्रोल पंप पर 9 दिन से रश लगा हुआ है, पेट्रोल पंप से पूरे पाकिस्तान में, हर शहर में। तो पेट्रोल अगर तेल दरामद हो रहा है, आ रहा है, तो जा कहाँ रहा है? तो ये भी एक बड़ा सवाल है आपकी अपनी मैनेजमेंट पर, आपकी अपनी अमलदारी और अपनी रेट पर। तो मैं समझता हूँ कि
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करेंगे, तिजारत और कारोबारी लागत को कम करेंगे, तो माशी बहाली का अमल आगे बढ़ेगा, मईशत अपने पैरों पे खड़ी होना शुरू होगी, लोग काम पर लग जाएंगे। आप 22 करोड़ अवाम पर भरोसा करें, उन्हें मौका दें, ये जुआ खेलें, ये रिस्क लें, उन्हें कैश दें, उन्हें पैसा दें, कैश ना दें उन्हें मौके दें, उन्हें वसाइल दें, उन्हें स्पेस दें, वो खुद भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, मईशत और पाकिस्तान को भी अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे, ये मुल्क भी सर उठाकर चलने लगेगा। भरोसा तो करें। सूद 8% तक तो आ गया है, लेकिन अभी इसमें 2% की और कमी लाजमी है। ये भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर इसका मस्बत असर होगा, और ये भी ज़रूरी है मईशत को बहाल। मसला हमारे सामने है, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। देखिए, ये कोरोना एक ग्लोबल वबा है, ग्लोबल पैंडेमिक है। अमेरिका और यूरोप की मार्केटें, मॉल बंद हैं। जो हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जहाँ से बरामदात होती हैं, माल पड़ा है लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। जो ऑर्डर्स मिले थे वो कैंसिल हो गए हैं। तो फिर को कैसे आप संभालेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि 2020 दिसंबर तक अमेरिका और यूरोप पूरी तरह से खुलेंगे और ये हमारी एक्सपोर्ट शुरू होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो रिबेट आपको देने हैं, जो सेल्स टैक्स और दूसरे रिफंड आपको देने हैं, उसको भी और तेज़ी से मुकम्मल करना होगा। कुछ ये काम शुरू हुआ है, जो 1200 अरब के रिलीफ पैकेज में, इसे और तेज़ी से आगे बढ़ाना है और इसे देना है। फिर ये जो आपने दूध में मेंगनी डाली हुई है कि पहले 50,000 रुपए की खरीदारी पर वो शनाख्ती कार्ड और फिर 1 लाख रुपए की, ये तो वेल्थ की सर्कुलेशन को आप रोक रहे हैं। वेल्थ की सर्कुलेशन को इसकी साइकिल को मुकम्मल नहीं होने देंगे, लोगों को सरमायाकारी के लिए पैसा निकालने नहीं देंगे, चीज़ों की खरीदो फरोख्त नहीं होगी, और ये जो लकीर के फ़कीर बनकर इकॉनमी या मईशत को दस्तावेजी बनाने का जो खब्त सवार है, अगला 1 साल इस खब्त को दूर, इकॉनमी को हम पहले अपने लोगों को ट्रेन करेंगे, तरबियत देंगे और बतदरीज ये काम होगा। कम से कम इस साल इस तलवार को भी हटाना होगा। ये जो 1 लाख पर भी जा रहा है, ये वेल्थ की सर्कुलेशन इसे खत्म करें, इसे भी हटाएं। ऐसा महसूस होता है कि आईएमएफ ने मॉरिटोरियम दिया, स्पेस दी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ऐसा लगता है कि आईएमएफ के डिक्टेशन से ये बजट बना है। रिवायती बजट है, इसमें कोई गैर मामूली, गैर रिवायती। इसी तरह G20 ममालिक ने भी रिलीफ दिया, उसका भी कोई इम्पैक्ट बजट में नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आईएमएफ ने ऐलान तो किया, लेकिन शायद हम शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। हम आईएमएफ की खुशनुदी के लिए अपने अवाम को, अपनी मईशत को मुकम्मल तबाह और बर्बाद करने और उन्हें कोई रियायत देने के लिए और मौका देने के लिए तैयार नहीं है। ये जुल्म है, और ये फिर इसके अगर अब ये मजीद तबाही की तरफ हम गए तो फिर वहां से वापसी का सफर भी मुमकिन नहीं है। लें जो बात मैंने की, देखें, अब अगर अमेरिका और यूरोप की तरफ अगर हमारी तिजारत कम होती है तो फार ईस्ट के वहां बेहतर बनाए। चीन के साथ जो यकतरफा तिजारत है कि वहां से माल आता है और हम बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें भी कुछ बैलेंस हमें कायम करना होगा, और कुछ चीन की तरफ भी हमें अपना माल बेचना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करनी होगी। फिर ऑनलाइन ट्रेड को मौका देना है। मैंने कहा ना कि तिजारत की बहाली के लिए आपको पैकेज देना होगा, तो ऑनलाइन ट्रेड की तरबियत देना, उसकी जो मुख्तलिफ जहतें हैं, जो नए कामकाज, नए कारोबार इस क्राइसिस और बहरान से जन्म लेंगे, तो उनको मौका देना है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना है। फिर वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग है कि भाई
किसी का आइडिया है और हुकूमत उसको सपोर्ट करे। माइक्रो फाइनेंस छोटे कर्जों का बड़ा जाल पूरे मुल्क में यूसी की सतह पर कायम होना चाहिए, यूनियन काउंसिल की सतह पे, और वहां से लोगों को छोटे कर्जे दिए जाने चाहिए। ये हमारी इकोनॉमी को, हमारी मईशत को मजबूत करेगा। ये नेटवर्क, इस पर कोई रोशनी नहीं डाली गई, इस पर कोई इकदाम नहीं किया गया है। तो रीजनल ट्रेड को मजबूत करें, फार ईस्ट की तरफ की ट्रेड को मजबूत करें, चाइना से जो है वो ट्रेड में कुछ हम बैलेंस कायम करें। तो मेरे ख्याल में ये इकदाम हमें उठाने होंगे। फिर इसी तरह पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मुनाफा बख्श, उसमें जो मजदूर यूनियन हैं, सीबीएस हैं, उनकी मशावरत से उसमें इस्लाहात करें। और इस्लाहात के बहुत सारे मॉडल हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक मॉडल है। अगर उन मजदूर यूनियन और नुमाइंदों को अगर कायल किया जा सकता है, उनसे बात हो सकती है, उनका स्टेक क्रिएट किया जा सकता है, मुलाजमीन मजदूरों की मुलाजमतों की जमानत दी जा सकती है, जैसे पीटीसीएल की निष्कारी हुई थी, उसमें तमाम मजदूर यूनियन नुमाइंदे जो थे वो और उनके इत्तफाक़े, उनकी मशावरत से जो है वो पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन की गई और एतिसलात को पीटीसीएल दिया गया। ये और बात है कि हफीज शेख जो उस वक्त प्राइवेटाइजेशन कमीशन थे, मजदूर यूनियनों को तो हमने मनाया, लेकिन जो $800 मिलियन एतिसलात को अब भी हमें देने हैं, जो वाजिबुल अदा हैं। अब हफीज शेख वजीर खजाना है, मुझे उम्मीद है कि वो अवाम पर बोझ डालने की बजाय एतिसलात से ये $800 मिलियन जो हमारे खून है, ये हमारे कौमी खजाने में आएगी। ये हमारे बजट में एक बहुत बड़ा, तो इस $800 मिलियन को वहां से लाना है। और इसकी निजकारी हो सकती है तो शफाफ निजकारी हो। ये नहीं कि स्टील मिल के 10,000 मुलाजमीन को निकाल दिया रातों रात की तारीकी में, 5,000 मकान खाली करने के लिए दे दिया, और स्टील मिल की ना ड्यू डिलीजेंस हुई, ना उसकी क्या आज कीमत है, उसकी जमीनों की अगर बेचने की तैयारी है, और किसको नवाजने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो हमें ये सौदा मंजूर नहीं है। उन 10,000 मुलाजमीन को बहाल किया जाए, उनके मकान खाली करने के हुक्म को वापस लिया जाए, और किसी को इस तरह बर्बाद ना किया जाए। हाँ, उनकी मशावरत से का एक जो है स्टील मिल की बेहतरी के लिए, पीआईए की बेहतरी के लिए कायम किया जाए, लेकिन उन नुमाइंदों से बात की जाए। फाइनेंस की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन खूबी की पूरे इतने में उसकी अपनी कोई टैक्सी नहीं। ये सिर्फ एक प्रोग्राम, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और इसमें लोग खुद आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय जनरेट होती है, अज खुद अपना रोजगार जनरेट के सिस्टम के साथ टैग करते हैं, या तो खुद चलाते हैं या कहीं से चलाने का इंतजाम किया जाता है, और मुनाफे में भी शरीक हो जाते हैं। तो ये रोजगार और कारोबार को किस तरह फैलाया जाता है, ये दुनिया बदल है। कोडैक कंपनी है, अब डिजिटल फोटोग्राफी का दौर आ गया है, तो हमें भी जदीद तकाज़ों को समझने, फाइनेंसिंग को मौका देना होगा, वैल्यू एडिशन को मौका देना होगा, अपनी जो खाम माल है उसको अपनी ही मराहिल से गुजार कर बेहतर मसनूआत तैयार करनी होगी। ये सारे काम हमें खुद, छोटे कर्जों की मैंने बात की। फिर देखें, हेल्थ में कम से कम जीडीपी का नौयत को चेंज करने की जरूरत है। ये इसको मुख्तलिफ वजारतों में बांटने की बजाय इसे खर्च करने की जरूरत है, वहां सरमायाकारी करने की जरूरत है। जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास, लाड़काना, दादू, खैरपुर, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, भालपुर, पिशावर, कोयटा, पूरी दुनिया जो गुज़िश्ता 20-30 सालों में दुनिया ने तरक्की की है, तो इन छोटे बड़े
शहरों ने तरक्की की। मैं एक मॉडल K4 65 करोड़ गैलन पानी 12 साल में नहीं, हमें 4 साल में चाहिए। उसके लिए वाफिर फंड्स एलोकेट होने चाहिए। कराची से कचरा उठाने का जदीद निज़ाम बाकी शहरों में भी, उस पर फंड्स एलोकेट होने चाहिए। कम से कम 200 अरब रुपए का फंड कराची के लिए एलोकेट होना चाहिए। बोसीदा सीवरेज की लाइनों की तब्दीली, सीवरेज प्लांट को बहाल करना, ये सारे काम करने होंगे। फिर कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली, ये प्रोजेक्ट सिंगल हैंडेडली कराची को, पाकिस्तान को और इस खित्ते को 21वीं सदी में नहीं 22वीं सदी में ले जाएगा। तो हमें ये मौका भी देना होगा। छोटे और बड़े शहरों को तरक्की का इंजन बनाना होगा, उन्हें मौका देना, वहाँ के यूथ को उन्हें रोजगार देना होगा, उन्हें कर्जे देने होंगे, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देगी, तब जाके ये मैं समझता हूँ कि मसला हल होगा। और आखिर में ये कि सबसे बढ़कर चेंज मैनेजमेंट का तस्वर लाना होगा कि अगर एक एक पाई और पैसे का हिसाब आपने ना रखा, लोगों के खून पसीने की कमाई जो टैक्स आप वसूल करते हैं वो अगर सही खर्च ना किया, उस पर स्टैंडिंग कमेटियों ने अपना काम ना किया, उस पर मुख्तलिफ स्टेयरिंग कमेटियाँ या मॉनिटरिंग कमेटियाँ जो माहिरीन है, प्रोफेशनल्स हैं, FBR की लीकेज को आपने ना रोका। FBR जो है वो लोगों से जबरी तौर पर टैक्स तो वसूल करता है, लेकिन FBR की अपनी लीकेज को कैसे रोकेंगे, फिर स्मगलिंग को कैसे रोकेंगे, अंडर इनवॉइसिंग को भी अगर रोकना है तो कैसे रोकेंगे। ये वो जो है वो इक़दाम है जो आपको लेने होंगे, जिससे आपकी आमदनी बेहतर होगी। तो चेंज मैनेजमेंट ज़रूरी है। और आखिर में कि जो रेवेन्यू है मौजूदा बजट में 2019-20 में 5,300 अरब था, और जून 30 2020 जो अंदाज़ा है वो 3,800 अरब 3,800 अरब जमा हुआ। 1,500 अरब रुपए का सीधा सीधा खसारा है। और इस साल टारगेट जो आइंदा साल 2020-21 के लिए टारगेट रखा जा रहा है वो है 4,900 अरब। तो इस साल अगर 3,800 अरब जमा हो रहा है तो अगले साल 4,900 अरब, यानी 25% इजाफी ये आमदनी कैसे होगी। इसका मतलब ये कि आइंदा मिनी बजट आएंगे। आपको रियलिस्टिक और हकीकी अप्रोच अपनानी चाहिए। जो रियल टारगेट है उसको रखें और उसी टारगेट में तरजीहात तय करें और पैसे को सही खर्च करें, सही मैनेजमेंट लाएं, चेंज मैनेजमेंट। उससे चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, लोगों को एक मौका दिया जा सकता है। और ये ताजिर और जो कारोबारी तबका है वो भी बड़े शहरों में है, और कराची के तनख्वाहदार तबका भी ईमानदारी से 70 सालों से टैक्स दे रहा है, लेकिन वो मुसलसल वो ज़ख्मी, और वो भी ये कह रहा है कि कुछ अपने दिल पर भी ज़ख्म खाओ, मेरे लहू की बहार, कुछ अपने दिल पर भी ज़ख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। तो ये भी सवाल है कि अगर कराची ही ना संभल सका, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। अगर कराची की ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबों पर सरमायाकारी नहीं होगी तो कल कराची जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, दूध देने वाली गाय है, इसे अगर ज़बाह किया जाता रहेगा तो फिर रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। तिजारत और कारोबार को मौका नहीं देंगे तो माशी सरगर्मियाँ कैसे बहाल होगी, कामकाज। और ये सवाल आते हैं, ये चैलेंज है, इनका जवाब देने की ज़रूरत है। और खुदारा मिनी बजट जो है वो उससे कौम को जो है वो महफूज रखे और अब कौम पर रहम करें। मैं आखिर में यही कहूँगा कि पाकिस्तान को एक ऐसा दरख्त बनाना है जो फूलदार भी हो, फलदार भी हो, खुशबूदार भी हो, सायादार भी हो और उसके साथ साथ घोंसलेदार भी हो। इसीलिए आखिरी शेर मैं ये पढ़ूँगा।